देखिए, ये जो दिल्ली का अध्यादेश एक बिल के रूप में आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, ये देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और जो बिल लाया गया है ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, वो बिल ऑर्डिनेंस से भी ज्यादा खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। और ये बिल कई सारी चीजें कहता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक ये क्या है कि मंत्रिमंडल के कोई भी फैसले को अफसरशाही लागू करने से मना कर सकती है और गलत ठहरा सकती है। दूसरा ये कहता है कि मंत्रियों का जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर अफसरों का एक ऑडिट होगा कि यह फैसला सही है कि गलत है। तीसरा ये कहता है कि दिल्ली सरकार की जितनी चेयरमैनशिप्स हैं, बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, उन सबकी नियुक्तियां उपराज्यपाल करेंगे। यानी कि जल बोर्ड से लेकर बिजली बोर्ड की नियुक्ति अब उपराज्यपाल करेंगे। मतलब अब आपका बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा, पानी आपके घर मुफ्त आएगा कि नहीं आएगा, इसका फैसला भी उपराज्यपाल करेंगे। तो ये सारी शक्तियां सरकार चलाने की, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की, कौन सा अफसर कौन सा विभाग संभालेगा, ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल को दे दी। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार से जितनी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, वो सारी आज इस एक बिल के माध्यम से छीन ली भाजपा ने। और ये इसलिए किया क्योंकि बीजेपी से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सफलता दिखी नहीं जा रही। 25 साल से दिल्ली में लगातार चुनाव हो रहे हैं। 6 बार पिछले 25 सालों में विधानसभा के मुख्यमंत्री चुनने के चुनाव हुए दिल्ली में। 6 के 6 बार भाजपा वो चुनाव हार गई, एक बार नहीं जीत पाई, उनकी सियासी जमीन खिसक गई। तो अब उन्होंने सोचा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, सरकार ही खत्म कर दो तो दिल्ली की सियासत ही नहीं रहेगी, ना सियासत रहेगी, ना भारतीय जनता पार्टी की हार होगी चुनावों में। देखिए, हम कल भी कहे थे, आज भी हमारा वही स्टैंड है कि दिल्ली के ऊपर जो अध्यादेश बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, उसको एक कानूनी उसको जमा पहनाने के लिए उसको हम सदन में लाएंगे। और जब भी आएगा, हमारी तैयारी भी है, हम उस पर बात करेंगे। वो आज इंट्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा मुझे भी लग रहा है, मगर ये सब लास्ट आवर में भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अध्यादेश का विरोध अरविंद केजरीवाल कितने स्तर पे करेंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार का जो अधिकारी जांच कर रहा है, वो उसी को डराने के लिए, उसी को धमकाने के लिए, उसी का ट्रांसफर करने की ताकत चाहते हैं। जो यूनियन टेरिटरी में एक कमेटी के पास है, उस कमेटी का नंबर 1 सदस्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, सेकेंड चीफ सेक्रेटरी, थर्ड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। ये तीनों डिसाइड करके जो भी देंगे वो एलजी उस पर अपना आदेश जारी करेंगे। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसी आधार पे शीला दीक्षित जी ने काम किया, इसी आधार पे साहिब सिंह वर्मा जी ने काम किया, और इसी आधार पे हमारे मदन लाल खुराना जी ने, 6 महीना सुषमा स्वराज जी ने। तो मैं हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल को वो कौन सी पावर चाहिए जो यूनियन टेरिटरी के नियमों को उल्लंघन करके उनको मिलना चाहिए। ऐसे में उनका वो वादे कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगले नहीं चाहिए, मैं तो बड़ी आम आदमी हूं, वो सारे एक ड्रामा दिख रहे हैं। और अभी उनको चाबुक उन पे चलाना है जो भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है। तो जो भ्रष्टाचारी को सजा देने आया था, वो भ्रष्टाचारी को बचाने की औजार चाहता है। देखिए, संदीप दीक्षित जी के बयान के बाद जो मेरी शंका थी कि कांग्रेस इस पे 2 मत में बटी हुई है, वही दिख रहा है। और इसमें मैं देख रहा हूं कि संदीप दीक्षित, चूंकि वो शीला दीक्षित जी के बेटे भी हैं, एक लंबे समय तक उन्होंने अपनी माता जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते देखा है, तो उनको पता है कि जो नियम था वही, उसी को अरविंद केजरीवाल बदलना चाहते थे। केंद्र सरकार उसको वैसे ही बनाए रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से
अस्पष्टता की बात थी उसको स्पष्ट कर रही है। संदीप दीक्षित जी का बयान मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों के हक में है और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, इस अध्यादेश के विरुद्ध गए, तो कांग्रेस के पूरे 15 साल के शासनकाल पे सवाल उठेगा कि क्या वो कांग्रेस का शासन था या कांग्रेस से अलग शीला दीक्षित जी का शासन था। ये बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, नंबर्स की नहीं है। ये बात फेडरल डेमोक्रेसी को जो बार बार उसके ऊपर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर सवाल उठ खड़े होते हैं। सवाल ये उठ खड़ा होता है, क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट से ऊपर केंद्र सरकार हो गई और केंद्र सरकार अपनी मनमानी कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केंद्र सरकार हो गई और केंद्र सरकार अपनी मनमानी के माध्यम से ऑर्डिनेंस ला सकती है? तो हम लोग सब इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आज ये दिल्ली में हो रहा है, कल आंध्र प्रदेश में हो सकता है, परसों तेलंगाना में हो सकता है, कुछ दिन बाद उड़ीसा में हो सकता है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल, अनडेमोक्रेटिक ऑर्डिनेंस जो है, आंकड़े हों या ना हों, सही मायने में इसके खिलाफ विरोध सभी को करना चाहिए, खास करके वो एलाइज जो साइलेंट एलाइज भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और जिस बिल के लिए ऑलरेडी पहले सम्माननीय हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान जिसके खिलाफ फैसला दे चुके हों और उसको संविधान में संशोधन करने के लिए दोबारा हाउस में लेके आना, मैं समझता हूं कि ये सरासर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो बनाया हुआ कानून है, जो संविधान है, उसका अपमान है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।